सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। तो झारखंड में प्रधानमंत्री का दौरा और निश्चित तौर से विरोधी भी उनके निशाने पे थे। इस पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा हमारा विशेष झारखंड में विकास की बयार, विपक्षियों पर वार, क्योंकि प्रधानमंत्री सीधे तौर पर विकास की बयार को आगे बढ़ाते नजर आए, लेकिन विपक्षियों पर उनका तीखा वार भी साफ तौर पर दिखाई पड़ा। इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। तनुज खत्री हैं जो कि प्रवक्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार जी हमारे साथ में रांची से जुड़ रहे हैं और बहुत जल्दी ही हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम भी जुड़ेंगे। और फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तनुज खत्री जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि प्रधानमंत्री सीधे तौर पर कह रहे हैं कि झारखंड की लूट को एक तरीके से संरक्षण मौजूदा राज्य सरकार से मिल रहा है। तमाम उन्होंने उदाहरण भी दिए हैं, वादे भी, बातें भी बताई हैं। देखिए, ये सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी जी का जो आज दौरा था झारखंड के अंदर में, एक प्रधानमंत्री की हैसियत से उन्हें ये बताना चाहिए था कि झारखंड जो लंबे समय से जो 1036 करोड़ रुपए का जो बकाया राशि है, जो झारखंड के लोगों का हक है, वो क्यों नहीं देने का काम केंद्र की सरकार ने किया। उनको बोलना चाहिए था जब वो आदिवासियों की बात करते हैं, आदिवासी सरना धर्म कोड। ये आश्चर्य की बात है कि आजादी के इतने सालों के बाद भी आदिवासियों का अपना कोई धर्म कोड नहीं है, पहचान नहीं है, उस पर कुछ जवाब नहीं आता है। झारखंड की सम्मानित विधानसभा ने कई एक कानून को 9वीं अनुसूची में डालने का काम जो गुजारिश की है केंद्र सरकार से, जिसमें एसटी एससी ओबीसी आरक्षण की बात है, जिसमें स्थानीय नीति विधेयक की बात है, इस पर कुछ नहीं कहा। सीधे तौर पर आप चुनावी बातें कर रहे हैं, चुनावी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लगाइए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि झारखंड में भी चुनाव होने हैं, लंबा कुछ ही समय में उसकी घोषणा भी हो जाएगी जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास झारखंड के अंदर में कोई नेता नहीं है। पहले तो आप एक चुनी हुई सरकार को गिराने की नाकाम कोशिश करते हैं, उसके बाद एक चुने हुए आदिवासी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके, इस्तीफा दिलवा करके 5 महीने जेल में डालने का काम करते हैं। ठीक है तनु जी, आप जो बात कह रहे हैं ठीक है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच में इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ फिलहाल अभी जुड़ने वाले हैं, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार विनय जी हमारे साथ में मौजूद है। विनय जी, क्योंकि राजनीतिक तो नहीं लेकिन एक निष्पक्ष पत्रकार के तरीके से आपको लगता है कि चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप पर लगता है, लेकिन कई चीजें जमीन से जुड़ी तथ्यात्मक बातें भी होती हैं। आज प्रधानमंत्री ने जो सीधे आरोप लगाया जेएमएम कांग्रेस की सरकार को लेकर, उसमें कैसे भ्रष्टाचार लगातार बीते समय में तस्वीरों में देश भर में देखा है, झारखंड की जनता ने देखा है, उस सबका जिक्र करते हुए उस आधार पर आरोप लगाया कि साहब लूट चल रही है झारखंड में। तो विनय जी, नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात है जो पेपर लीक का मामला है, वो मामला गंभीर है क्योंकि बेरोजगार से जुड़ा हुआ मामला है। यहाँ बेरोजगारी बड़ी समस्या है झारखंड में, और पेपर लीक के कारण समय पर एग्जाम नहीं होता है, जिसके कारण नौजवानों को नौकरी नहीं मिल पाती। तमाम जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें कहीं न कहीं कदाचार की बू आ रही है, और इसके कारण प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को भी उठाने का काम किया। और हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार के संरक्षण में ये काम हो रहा है और ऊपर तक पैसा पहुंच रहा है। तो ये यहाँ का मौजूद समस्या है। यहाँ के युवा सोचते हैं कि भाई जो परीक्षा हो वो कदाचार मुक्त हो, जो जेन्युइन लोग हैं उनको नौकरी मिले, जो सही लोग हैं उनको नौकरी मिले। लेकिन झारखंड का ये बड़ा दुर्भाग्य रहा कि नौकरियों को लेकर जब भी वैकेंसी निकलती रही तो वो वैकेंसी कहीं न कहीं विवादास्पद होती चली गई, और इस मुद्दे को भी प्रधानमंत्री ने छूने का काम किया है। और उन्होंने एक आरोप लगाने का काम किया कि भाई कांग्रेस की जो नीतियां रही हैं वो एससी एसटी ओबीसी की विरोध की रही हैं, लेकिन जब और आरक्षण को खत्म करना चाहती है कांग्रेस, लेकिन जब तक नरेंद्र मोदी हैं तब तक कोई आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता है। एसटी ओबीसी की वो चिंता करते हैं। कांग्रेस के नेता ये भी कहते हैं, खास करके राहुल गांधी जो चर्चा करते हैं कि भाई ओबीसी को आगे लाने की बात करते हैं, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी कहा कि भाई अगर ओबीसी को आगे लाने की बात राहुल गांधी करते हैं, सभा में विपक्ष के नेता ओबीसी समुदाय को बनना चाहिए जी कांग्रेस की तरफ से। लेकिन हमने भारतीय जनता पार्टी ने तो ओबीसी के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है।
तो चूंकि अभी अब आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, झारखंड में चुनाव निकट है, अगले महीने हो सकता है 10 दिन के अंदर घोषणा हो जाए चुनाव, और अक्टूबर नवंबर में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में चुनाव हो जाए। जी बिल्कुल, ये एक संभावित है क्योंकि झारखंड में चुनावी माहौल अभी से बनने लगा है और रैलियों की जो बयानबाजी की जो गर्माहट है वो सीधे तौर पे इशारा भी करती है। तनुज जी, एक सवाल और, क्योंकि ये बहुत मौजूदा है इस लिहाज से भी कि डेमोग्राफी बदल रही है, मतलब झारखंड में आदिवासियों की संख्या में कमी, खासतौर से संथाल परगना में, और उसके अलावा वहां पे घुसपैठियों की संख्या में बढ़ोतरी। ये मुद्दा बीते लंबे समय से गरमाया हुआ है और आज भी प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से इस बात पे जोर दिया कि साहब कैसे एक तरीके से वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस और जेएमएम सीधे तौर पर इसके लिए दोषी है। देखिए, मोदी जी ने कुछ नया नहीं कहा है। जो मुद्दे चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी उठाते आए, लगातार सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली इलेक्शन के समय में जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के लोग उठाते आए हैं, उसी को प्रधानमंत्री जी ने भी आज दोहराने का काम किया। लेकिन ये वो भूल जाते हैं कि वो देश, नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और देश के प्रधानमंत्री भी हैं जी। और आते सारी जिम्मेदारी अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, गृह मंत्रालय के जिम्मेदारी होती है, अगर कोई घुसपैठ हो रहा है तो इसकी सीधे तौर पर जवाबदेही देश के प्रधानमंत्री की भी बनती है, गृह मंत्री के साथ साथ जी। और मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात और उल्लेखनीय बात। तनुज जी, मैं आता हूं आपके पास में। हमारे साथ बीजेपी से विजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका हम रुख करते हैं। विजय जी, क्योंकि झारखंड को लेकर लगातार बात हो रही है और अपने आप में बीजेपी की ओर से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने आज बहुत कई आरोप लगाए जेएमएम के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर में। क्यों प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं कि अगर रोटी बेटी माटी को बचाना है तो परिवर्तन लाना जरूरी होगा? क्या बड़ी वजह है विजय जी? देखिए, आपने देखा होगा किस तरह से बंगाल में हालात बदतर होते जा रहे हैं। रात दिन आपने देखा होगा किस तरह से वहां की सरकार तुष्टीकरण के कारण किस तरह से बांग्लादेशियों को शह दे रही है। वहां लोगों को अपनी आजीविका के लिए, अपनी बच्चियों को बचाने के लिए, अपनी मिट्टी को बचाने के लिए, अपने घरों को बचाने के लिए एक संघर्ष करना पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ वहां खड़ी है। इसी तरह के हालात झारखंड में बन गए हैं और यहाँ की सरकार का उन्हें परोक्ष रूप से पूरी तरह से समर्थन है। तो प्रधानमंत्री जी जो है, जो कह रहे हैं वो सत्य है एकदम बिल्कुल। और इन्होंने कहा चुनाव के दौरान, भाई हमारे लिए देश प्रथम है, राष्ट्र प्रथम है, पार्टी बाद में आती है, ये तो राष्ट्रीय मुद्दे हैं। अगर आप वहां के डेमोग्राफी को चेंज कर दोगे तो वहां हालात क्या आप देखेंगे। वहां आदिवासी बहुल क्षेत्र है, ये जो ये स्टेट है, वहां भोले भाले आदिवासियों को बहकार के किस तरह से उनकी जमीनों को लूटा जा रहा है, किस तरह से वहां धर्मांतरण का खेल चल रहा है अवैध तरीके से। तो ये चीज तो बहुत जरूरी है। और वहां के चौंकाने वाले, आपने देखे होंगे किस तरह के चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं डे बाई डे। वहां एक मूवमेंट भी चला है, आदिवासियों ने बड़ा विरोध भी किया इस चीज का कि भाई ये बड़ा गलत हो रहा है, लेकिन प्रशासन किसे है। आपने देखा होगा किस तरह से बांग्लादेशियों को जम्मू तक, जब मनमोहन सरकार थी तो रातों रात पता नहीं लगी जम्मू में 70,000 से ज्यादा रोहिंग्या जाके बसा दिए इन्होंने जी। तो इनके जो कांग्रेस पार्टी के काले कारनामे हैं वो धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं। हम उजागर भी करेंगे और इसका समाधान भी करेंगे अगर हमें वहां की जनता मौका देगी, और हमें पूरा विश्वास है वहां की जनता हमें मौका देने जा रही है। ठीक है जी, ठीक है। विनय कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। विनय जी, आपको लगता है कि डेमोग्राफी में जो बदलाव, खासतौर से संथाल परगना में बदलाव देखने को मिल रहा है और घुसपैठिए बढ़ रहे हैं और अल्पसंख्यक हो सकते हैं आदिवासी जो जनजातीय समाज के लोग हैं, अगर ये स्थिति बनती दिखाई पड़ रही है तो ये तो अपने आप में स्थानीय स्तर पे एक बड़ा मसला और मुद्दा है। ये देखिए, संथाल परगना में आदिवासी की संख्या घट रही है, ये तो आंकड़ा है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है और कोई रॉकेट साइंस नहीं। आप जनसंख्या का देखिएगा आंकड़ा, उससे स्पष्ट है कि वहां जनसंख्या आदिवासियों की घट रही है और ये बड़ी चिंता की बात है। खास करके ये झारखंड आदिवासी स्टेट है, ऐसे में आदिवासियों की संख्या संथाल परगना में घटना अपने आप में चिंता का विषय है। और इसे मुझे लगता है कि हर दल को पार्टी लाइन से उठकर राष्ट्र के दृष्टिकोण से इसको देखना चाहिए, किसी पार्टी पॉलिटिक्स में इसको नहीं लाना चाहिए। डेमोग्राफी का मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है और झारखंड हाईकोर्ट ने भी इसकी चिंता व्यक्त की है।
और आज प्रधानमंत्री ने भी इस सवाल को उठाया, जनता से उन्होंने बार बार पूछा झारखंड में बदलाव जो हो रहा है उसको आप देख रहे हैं कि नहीं, घुसपैठिए यहाँ की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं कि नहीं, आदिवासी समाज की बेटियां इनके निशाने पर हैं कि नहीं। पीएम ने कहा कि जनता को ये सारे बदलाव दिखते हैं लेकिन जेएमएम सरकार को यह नहीं दिखता, ये प्रधानमंत्री ने कहा। लेकिन मेरा मानना व्यक्तिगत रूप से है कि अगर इसको पार्टी लाइन से हटकर तमाम जो यहाँ के राजनीतिक दल हैं उनको सोचना चाहिए, उनको इस पर निर्णय लेना चाहिए कि भाई आदिवासी स्टेट है, आदिवासी की संख्या क्यों घट रही है। ये बहुत चिंता का विषय, सबको इस पर पार्टी लाइन से हटकर इसको सोचना चाहिए और इसका निराकरण करना चाहिए, तभी आदिवासी की अस्मिता बचेगी। जी तनु जी, लेकिन युवाओं को लेकर एक स्पष्ट नीति दिखाई नहीं पड़ती। रोजगार का मसला हो, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि कैसे सरकार के संरक्षण में पेपर लीक जैसी पूरी व्यवस्था चल रही, और भर्ती के समय हम सबने देखा बहुत दुखद घटना हुई, कितने बच्चे दौड़ते दौड़ते अपनी जान गंवा बैठे। तो इस प्रकार की जब स्थितियां दिखाई पड़ती है तो लगता है कि राज्य भी की जो सरकार है वो भी उतना प्रयास नहीं कर रही रोजगार को लेकर, युवाओं के भविष्य को बेहतर करने को लेकर, और बेरोजगारी भत्ते का जो एक वायदा था वो भी जमीन पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। देखिए, मैं जो बात कह रहा था जब आपने घुसपैठ पर सवाल पूछा, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब चुनाव में जाते हैं तो घुसपैठ पर अपनी एक राय रखते हैं, लेकिन जब केंद्रीय गृह मंत्रालय को जब जवाब देना होता है, हलफनामा देना होता है हाईकोर्ट के अंदर में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, तो प्रताप सिंह रावत जी अंडर सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, उन्होंने लिखित में ये दिया है एफिडेविट में कि घुसपैठ की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन पूरे पैन इंडिया लेवल पर और झारखंड के लेवल पर उनके पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। अरे बताइए, आसाम से आप कहते हैं कि घुसपैठ हो रहा है, आप बंगाल से कहते हैं, आप झारखंड से भी कहते हैं, आपके पास पैन इंडिया में कोई डेटा क्यों नहीं है? फिर ये दोहरा चरित्र क्या? भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव में जाते हैं तो दूसरी बात कहते हैं, लेकिन वही जब कोर्ट के सामने बयान देना होता है, एफिडेविट देना, क्योंकि वहां तो झूठ बोल नहीं सकते हैं, वहां लिखित रूप में दिया है। अभी इसी महीने की, पिछले महीने की 24 तारीख को, लेकिन आदिवासियों की संख्या कम हो रही है संथाल परगना में, ये तो एक एस्टेब्लिश फैक्ट है ना सर, और वहां पे घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है या धर्म विशेष के लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो ये जो डेमोग्राफिक चेंज है इसको तो आप स्वीकारते हैं ना राज्य सरकार या पार्टी के तौर पे? पहले तो केंद्रीय गृह मंत्रालय इसको स्वीकारे तो सही। हाँ, आप ये मानते सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? सिंह साहब, मैं बोल रहा हूं उसको सुनिए, मैं समझ रहा हूं आपका भी लिमिटेशन है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन आप ही इस बात को समझिए, कोर्ट में आप एफिडेविट देते हैं कि भैया कोई डेटा नहीं है, और अब जब आप चुनाव में जाते हैं तो बड़ा चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं। बिल्कुल ठीक कहा वरिष्ठ पत्रकार हमारे आदरणीय विनय कुमार जी ने, आप स्वीकार कीजिए, बैठिए, डायलॉग कीजिए, इस पर काम कीजिए ना, और नहीं इतनी चिंता हो रही है तो केंद्रीय गृह मंत्रालय दे दीजिए हेमंत सोरेन। ठीक है विजय शर्मा जी, वो आरोप लगा रहे हैं सीधे तौर पे कि बीजेपी का डबल स्टैंडर्ड है, यानी सरकार स्वीकारती नहीं है कि ऐसी कोई घुसपैठ हो रही है, और अगर हो भी रही है तो उसके लिए बीएसएफ जिम्मेदार है, और आप राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। विजय शर्मा जी, देखिए, ये जब टीवी पर के ऊपर बैठते हैं ऐसी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ऐसे लगता है कि ये तो बिल्कुल एकदम साफ है, और जब हम कोई भी ऐसा मुद्दा या कोई बिल या कोई इस तरह की बातें करते हैं तो सबसे पहले विरोध में यही खड़े हो जाते हैं। मतलब लगता है कि देश विरोध की इन्होंने ठान ली है। आप मुझे बताइए, सीएए हम लाए, उसमें कहां किसी की नागरिकता छीनने की बातें थी? इन्होंने कितना भ्रम फैलाया, कितने इन्होंने विरोध को हवा दी, पूरा देश ने नहीं देखा है क्या? अब हम वक्फ बोर्ड के अंदर कितनी खामियां थी, कितना विरोध ये कर रहे हैं, जिस तरह की भाषा इनकी है। अभी घुसपैठियों के बारे में आपने देखा होगा, बांग्लादेश पे हमने बाड़ लगाने का काम किया, इनको भी पता है महाशय को, नहीं तो इनके टाइम में क्या था, हमारी लाखों गाय यहां से जाती थी, और बॉर्डर एरिया में कम से कम 500 फैक्ट्रियां खुली हुई थी, जो बिल्कुल इंडिया बॉर्डर से लगता हुआ था बांग्लादेश का एरिया। किसके राज में पनपी वो बताएं मुझे। अगर आपकी राज्य सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर का किसका काम है भैया? आप बताओ ना, आपके राज्य में बैठे हैं, केंद्र शासित केंद्र तो अपना कार्य कर रहा है जी। केंद्र, आप आसाम में देखिए, आसाम में हमारी सरकार है, हम किस तरह से कार्य कर रहे हैं। अभी आज की न्यूज में देख रहा हूं, कई सारे बांग्लादेशी अवैध पकड़े हुए हैं, यूपी में पकड़े हैं, हमारा आंदोलन चल रहा है जी। लेकिन आप ये बताइए, 370, 35 है, अभी वक्फ बोर्ड का, सीएए, अरे भाई हम कर रहे हैं ना काम। ठीक है, आपका आरोप सीधे तौर पे है कि तुष्टिकरण की राजनीति
तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए कांग्रेस, जेएमएम जैसे तमाम दल दिखाई पड़ते और बीजेपी उसकी मुखालफत करती। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए, क्योंकि चुनाव से पहले की एक गर्माहट है तो निश्चित तौर से आगे भी बहुत मौके मिलेंगे। इन तमाम विषयों पर हम आगे भी बात करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।